मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। दिल्ली में मेरा एक छोटा सा अपना कारखाना चलता है, जिसमें 4-5 बंदे बस ए टू जेड वही काम करते रहते हैं। कभी काम है तो कभी नहीं है, बस ऐसे ही गुज़ारा चलता है। 2 छोटे बच्चे हैं, बेटी बड़ी है 8 साल की है, बेटा छोटा है वो 4 साल का है। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जो स्थिति है, मैं बस छोटा मोटा काम करके बस अपना गुज़ारा चलाता हूँ। और ऐसे ही सोशल मीडिया पे भी मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ मनोरंजन के लिए और सबको दिल बहलाने के लिए, कि जो मेरे से हो सकता है कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो सरकार तक नहीं जाती हैं, तो मीडिया के द्वारा वो सरकार तक उसकी आवाज़ें पहुंचा दी जाती हैं। वहीं मैं बात करूं अगर अपने माता पिता की और अपने भाइयों की, तो लमसम ये 2021 की बात है, जब मेरी माँ को पैरालाइज़ हुआ था और उनकी कोई भी बड़े भाई या छोटे भाई उनकी रखवाली नहीं करते थे, उनकी देखभाल भी नहीं करते थे। दोनों बुज़ुर्ग थे। अब उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो अपना इलाज करा सकें, तो इस वजह से उन्होंने एक फ़ैसला लिया। उनके पास एक लमसम 1000 स्क्वायर फीट का एक मकान बना हुआ था और लमसम 900 स्क्वायर फीट एक प्लाट था, जिसमें वो टीन वगैरह पड़ी हुई थी। वहाँ छोटे मोटे किराएदार ऐसे ही रहते थे। उसमें छोटा मोटा जो भी किराया आ जाता था 400-500 रुपये, तो वो माता पिता को मिल जाते थे। और कभी ऐसा होता था कि जिस मकान में वो लोग रहते थे, पुराना मकान था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, वो लोग उसमें रहते थे, तो उसमें भी 6 कमरे बने हुए थे। 5 कमरे नीचे बने हुए थे और 1 कमरा ऊपर बना हुआ था, जिसमें 1 कमरे में मैं रहता था और पड़ोस वाले साथ वाले कमरे अभी खाली पड़े हुए थे। कभी किराएदार मिल गया तो रख लिया, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक मेरे कमरे के पड़ोस में एक मेरे से जो बड़े भाई हैं, जिनका नाम मुन्ना उर्फ़ रसूल अहमद है, और ठीक उसी के पड़ोस में गुड्डू का मकान है, जिनका आधार के नाम से अगर हम देखा जाए तो उनका आधार कार्ड पे मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है। उनके भी 3 या 4 बच्चे हैं और जो मुन्ना है उनके भी 3 बेटे 2 बेटियां हैं। तो अब उन्होंने क्या काम किया, पिताजी को तो, और मम्मी के पैरालाइज़ था, पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था इलाज करने के लिए, तो उन्होंने क्या काम किया, एक जो पुराना मकान था बना हुआ था, उस पर उन्होंने एक पेंट से लिखवा दिया कि ये मकान बिकाऊ है। अब
जो लोग आते थे वो पूछते थे, जो कीमत बताई जाती थी वो कीमत उनको बताते थे। ऐसे ही करते करते वहाँ पर सब भाइयों की नज़र पड़ती थी, मगर कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। और फिर उसके बाद में एक हमारे वहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं जिनका नाम जमशेद है। ऐसे ही प्राइवेट क्लिनिक अपना बनाते हैं, तो वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने क्या काम किया, जब पिताजी गए वहाँ पे तो पिताजी ने डॉक्टर साहब से ज़िक्र किया अपनी, जो भी उनके पास परिस्थितियाँ थी उन्होंने सारी परिस्थितियाँ उनको बताई। बताने के बाद तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम करते हैं, किसी को अगर मकान देने से अच्छा है तो मुझे ही भेज दो, तो मैं ही ले लेता हूँ। तो पिताजी ने बोला ठीक है, घर की बात है फिर कोई बात नहीं। तो उनका जो भी तय हुआ होगा उसमें उन्होंने 1 लाख रुपए बयाना ले लिया। अब बयाना लेने के बाद में उन्होंने क्या काम किया, जब बड़े भाइयों को पता चला, बयाना लेने के लिए साथ में उनके बेटे जो हासिम हैं, जो उनके करीबी हैं, उनकी देखभाल करते थे, तो वो गए। और हमारे एक जीजा भी रहते हैं वहीं गांव में। पिताजी ने उनको भी एक प्लाट ले कर के दिया, ताकि जब उनकी शादी हमारी जब एक बहन है, एक 2 बहन थी, एक पहले एक्सपायर हो जा चुकी हैं, उनके भी 3 बच्चे थे उनसे। और हमारे जीजा वहीं रहते हैं, जो बड़े जीजा थे वो भी वहीं रहते थे, और जो छोटे जीजा हैं वो भी वहीं पे रहते हैं। तो हमारे एक भाई कासिम जिसका नाम है, वो एक्सपायर हो जा चुके हैं। उनके पैरालाइस या कुछ हो गया था उनके पैरों में, तो वो चल फिर नहीं सकते थे। उनका बहुत इलाज किया गया, कोविड में भी काफ़ी उनका इलाज किया गया, मगर वो ठीक ना हो। कोविड में लमसम 2.5 लाख रुपए उनके लगा दिए गए इलाज में भी। उनका ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ, कुछ दिन चले, फिर उसके बाद 1 साल हुआ जा रहा है लमसम, वो एक्सपायर हो गए। फिर उन्होंने एक जो बहन थी उससे वादा किया था कि यदि अगर पिताजी तुम्हें प्लाट नहीं देंगे तो हम अपना प्लाट दे देंगे तुम्हें। अब वो तो रहे नहीं, वो ख़त्म हो गए। अब बहन के ससुराल वाले ताने मारते थे कि तुम्हारे भाई ने बोला था कि हम तुम्हें प्लाट देंगे, प्लाट भी नहीं दिया, बताओ कैसे होगा। तो उसको काफ़ी सुनने को मिलता था। फिर पिताजी ने क्या काम किया, और मम्मी ने आपस में मशवरा करके उन्होंने ये बताया, तो वहीं पास में जो प्लाट था उसको दे दिया। फिर उसने अपना बना लिया। बनाने के बाद अपने वो आराम से उसमें रहने लगे। फिर उसके बाद में बड़े भाइयों को, जो बड़े भाई थे मुन्ना, गुड्डू, जमील, हासिम, कासिम, अयूब, कयूम, इन सबको कोई भी आपत्ति नहीं हुई कि चलो बहन को ज़मीन दे दी गई है, ठीक है। अब मामला पुराने मकान का हम बताते हैं। पुराने मकान का जब उन्होंने बयाना ले लिया, बयाना लेने के बाद में अफ़वाहें उड़ गईं कि मकान बेच दिया है, पिताजी ने मकान बेच दिया है। और अब जब बड़े भाइयों को पता चली, जो थे मुन्ना थे, गुड्डू थे, जमील थे, इन लोगों ने क्या काम किया, सुबह जब इनको पता चला तो पिताजी, अफ़वाहें उड़ गई कि वो सारा पैसा जो है, जितना वहाँ से बयाना मिला था, वो आमीन, जो हमारे बहनोई हैं उनका नाम आमीन है, और जो हमसे बड़े वाले भाई हैं उनका नाम हासिम है, इन लोगों को दे दिया गया है। और इन्हीं लोगों की राय मशवरा से वो मकान बिक रहा है, मगर ये गलत था। वो इन लोगों की मर्ज़ी से नहीं बिक रहा था।
वो इसलिए बिक रहा था कि इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था और कोई भी भाई पैसा देने के लिए राज़ी नहीं था। जब 6 महीने से उस मकान पे लिखा हुआ था कि ये मकान बिकाऊ है, जब तक कोई आपत्ति नहीं जता रहा था, पूछने तक कोई नहीं आया, पिताजी ये मकान क्यों बेच रहे हो, आखिर वजह क्या है, क्यों परेशानी है, कोई वजह है तो हमें बताते। मगर ये किसी ने नहीं पूछा। जब बयाना ले लिया गया, फिर अगले दिन सुबह हुई, पिताजी अंदर बैठकर अपनी ज़ियारत कर रहे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। वहीं से अचानक पिताजी बाहर आए। जो हमारे भाई हैं गुड्डू उर्फ़ मोहम्मद अहमद, वो अपनी छत पे खड़े होके गालियाँ दे रहे थे, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे। फिर हमारे वहाँ अच्छा एक हमारे जो जीजा हैं उनका भाई रहता था उसी पुराने मकान में, वो किराया देता था। उसने सोचा हम दूसरे को किराया देंगे तो ना होए कि हम अपने मामा के घर में रहने लगें, 4 पैसे इनको भी मिलने लगेंगे और कोई यहाँ रहता भी नहीं उनकी देखभाल करने वाला, तो हम लोग उनकी देखभाल भी करते रहेंगे। तो इसलिए वो उसमें रह रहा था। फिर जो हमारे भाई थे गुड्डू उर्फ़ मोहम्मद अहमद, वो अपनी छत पे खड़े होकर गाली देने लगे। गाली दे रहे थे तो जब पिताजी को पता चला तो वो बाहर निकल के आए। अब जब वो बाहर निकल के आए तो जो बड़े 3 भाई इकट्ठे हुए थे, एक साथ में हुए थे, उन लोगों ने क्या काम किया, जो सबसे बड़े वाले भाई थे, हालांकि कहा जाता है जो सबसे बड़ा भाई होता है वो बाप के दाखिल होता है, मगर ये सब कहीं अनसुनी कहावतें हैं, हो सकता है ये सच भी हो, मगर मैंने जो देखा है तो वो मुझे तो गलत ही लगा कि जो बड़ा भाई होता है वो सब छोटे भाइयों को साथ में लेकर के चलता है, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले बड़े भाई ने क्या काम किया, पिताजी का गिरेबान पकड़कर, कॉलर पकड़कर उनको धक्का दे दिया और वो दूर जा गिरे, उनका चश्मा वो गिर गया और फिर उसके बाद उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने धक्का मुक्की देने लगे। तो आपस में हालांकि पिताजी को धक्का मुक्की दी। अब मारा था या नहीं मारा था मैं उसके बारे में इस पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। फिर ऐसा हुआ, पिताजी ने क्या काम किया, मेरे पास फ़ोन किया। जब ये मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सुबह का टाइम था। फिर मेरी जो भाभियाँ थीं उन्होंने क्या काम किया, पिताजी की, वो असल में हज भी करके आए थे, वो हाजी भी थे, हज करके आए थे। तो जो मुन्ना की बीवी है, रज़िया जिसका नाम है, उसने क्या काम किया, अपने ससुर की दाढ़ी नोच ली। दाढ़ी नोचने के बाद में उनको मारा पीटा, थप्पड़ मारे और उनको धक्का भी दे दिया। पिताजी ने मेरे क्या काम किया, अपने बचाव में उन्होंने वहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, छोटा सा पत्थर उठा लिया। पत्थर उठाने के बाद में उन्होंने अपने बचाव के चक्कर में उन्होंने पत्थर मार दिया तो वो सर पे लग गया। सर पे लगने के बाद में अब गुस्सा आ गया, उन लोगों को और भी गुस्सा आ गया। अब उन लोगों ने पिताजी पे और भी उनको परेशानी देने लगे। फिर क्या काम किया इन्होंने, फिर हाँ, फिर वहाँ पे हमारे जीजा जी जो थे वो अपने मकान में रहते थे, तो किसी ने बताया होगा, हमारी बहन को पता चला कि जो है पिताजी को भाई लोग मार रहे हैं। तो हमारे भाई तो कोई गए नहीं उनको बचाने के लिए। जिसका नाम हासिम है, उसका बिल्कुल जस्ट जहाँ पे लड़ाई हो रही थी उसके पड़ोस में ही बिल्कुल जस्ट घर था। मगर जब उसको भी पता चला कि पिताजी को वो लोग बड़े भाई लोग मार रहे हैं,
तो उसने ये बोला कि हम क्या कर सकते हैं, वो बड़े हो लोग भाई हैं तो वो मार रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे तो मुझे भी मारेंगे। इस वजह से वो घर से निकल कर नहीं गए। पिताजी के जब जीजा को पता चला तो जीजा जी थे, जीजा जी के दो भाई और वहाँ पे रह रहे थे, वो तीनों आ गए और वहाँ पे छुड़ाने लगे, लड़ाई छुड़ाने लगे। मगर भाई कहाँ रुकने वाले थे, भाइयों ने क्या काम किया, जीजा पर भी हाथ छोड़ दिया। जब जीजा पे हाथ छोड़ दिया तो वहाँ दो भाई और थे उनके जीजा के, उन लोगों ने क्या किया, वो भी आपस में लड़ गए। अब भाइयों के बीच और जीजा के भाइयों के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी लड़ाई हुई। पुलिस थाना कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, मुकदमा हो गया। भाइयों ने मुकदमा कर दिया कि उनकी बेटियों को छेड़ा है, उनको ये छोड़ा है, उनके ये है, उनको वो है, दुनिया भर का उनके कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में जो दिल्ली में लड़का रहता था जिसका नाम अयूब है, वो मैं ही हूँ। मैं दिल्ली में रहता था, मेरे पास रात में फ़ोन आया, ऐसी ऐसी बात हो गई, सुबह पिताजी को मारा गया है और तुम फटाफट घर आ जाओ। तो मैंने भी फिर यही सोचा, ठीक है मैं आता हूँ। फिर पास की चौकी थी, तो मैंने यहाँ से फ़ोन किया, क्योंकि मैंने लखीमपुर खीरी में मैंने लमसम 5 साल पत्रकारिता भी की है, चैनल में काम किया है, पेपर में काम किया है, तो थोड़ी बहुत मेरी वहाँ जान पहचान थी। तो मैंने यहाँ से फ़ोन किया। हमारे वहाँ की सदर कोतवाली लखीमपुर खीरी लगती है, जो हमारी चौकी है वो मिसराना लगती है। उसमें उस वक्त जो चौकी प्रभारी थी वो कंचन थी, आगे कुछ लगाती थी, कंचन यादव कुछ लगाती थी, ऐसे ही था। तो मैंने यहाँ से फ़ोन किया, मैंने उनको पूरी स्थिति बताई, ऐसी ऐसी बात है। फिर वो गई, मैंने जब फ़ोन किया तो उसके बाद लमसम वो 1 घंटे के बाद वहाँ पे गई। फिर वहाँ से मेरे से बोल रही हैं कि मुझे बहुत सुनाया कि आपके पिताजी ने ही ताला वगैरह लगाया था, ये है वो है दुनिया भर का। अब क्या भाइयों ने उनको पट्टी पढ़ाई थी ये मुझे नहीं पता है, और ना मैं वहाँ पे मौजूद था। अब केस जो बन रहा था, पिताजी को मारा, मगर खर्चा पानी लेके उस केस को उल्टा कर दिया गया। उल्टा करने के बाद में जिस पुराने मकान में पिताजी रहते थे, कंचन ने जो केस था वो उल्टा करवा के उसने जो मुकदमा था वो उल्टा लिख दिया। और जो जीजा के भाई थे और जीजा थे उनके खिलाफ़ मुकदमा हो गया, पिताजी के नाम मुकदमा हो गया। ये सब चलने लगा, वो आज भी मुकदमा चल रहा है। अभी जो ये 18 अक्टूबर गया हुआ है, इस 18 अक्टूबर को बीपीएससी थी, 3 साल हुए जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। फिर मैं जब दिल्ली से यहाँ से गया हूँ तो मैंने वहाँ काफ़ी मैंने काम किया, काफ़ी बातचीत की। फिर मैं एसपी साहब से भी मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बताया भी कि सर मैं भी एक पत्रकार हूँ और मेरे ही साथ में ऐसा हो रहा है, मगर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। दर दर की ठोकरें खाई मगर कुछ भी नहीं मिला। मुकदमा हो गया, सब कुछ हार के फिर क्या करते हैं वहाँ पे। मेरा दिल्ली में भी बिजनेस था, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, तो मैं फिर ज़्यादा रुक नहीं पाया, मैं फिर दिल्ली चला आया। आने के बाद में फिर कोर्ट कचहरी का सब कुछ चलता रहा। अच्छा, फिर जब मैं वहाँ एसपी ऑफ़िस गया हूँ तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त यार दोस्त मिल गए जो मीडिया में थे, न्यूज़ में काम करते थे। उन्होंने पूछा मेरे पिताजी से हाल हकीकत कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो मेरे पिताजी ने, मेरे एक दोस्त थे विनीत जो पब्लिक ऐप चलाता है, उसने क्या काम किया, मेरे पिताजी का इंटरव्यू ले करके पब्लिक ऐप पे डाल दिया। डालने के बाद में वो खबर वायरल हो गई। वायरल हो जाने के बाद में अब जो हमारे रिश्तेदार थे,
सबको खबर पहुंच गई, ऐसी ऐसी वारदात हो गई है उनके साथ में, फ़लाने के साथ में फ़लाने के लड़कों ने मारा है। अब उनकी काफ़ी बेइज्जती होने लगी। उन्होंने फिर क्या काम किया, फिर मेरे को भी एक मुकदमा, मेरे पे भी मुकदमा कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुकदमा हो गया तो ठीक है, उसका भी निपटारा होगा। मैंने तो सत्य किया, कोई वैसे घाट तो की नहीं, पर उन्होंने कर दिया। जब से आज तक वो मुकदमे चल रहे हैं। और पिताजी को जो पुराना मकान था उसमें धक्के मार के भाइयों ने निकाल दिया। अब वो एक टूटे फूटे टीन वाला जो एक उनका मकान था, अब वो उसमें रहने लगे। रहते रहते धीरे धीरे साल भर हुआ जा रहा है, 2 साल हो गए हैं, 2021 की ये बात थी। फिर उसके बाद वो उसी प्लाट में शिफ्ट हो गए, जिस प्लाट में वो टीन पड़ी हुई थी, जिसमें किराएदार रहते थे, उनके साथ में वो लोग रहने लगे। फिर वहीं पे एक जो वो प्लाट था, फिर जो मेरे बड़े भाई यासिम, उन्होंने उनकी देखभाल करते थे, सब कुछ करते थे। हालांकि मैं भी यहाँ से बीमार होते थे तो पैसा भी भेजता था, मगर वही कहते हैं जो भेजता है वो नहीं दिखता है, जो लेकर आता है और हाथ में लटका कर दिखाते हुए लेकर जाता है। तो लोग, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो उसी को देखते हैं कि यार ये पिताजी का कितना ख्याल रख रहा है, उनका सामान कितना लेकर आता है, उनकी बहुत देखभाल कर रहा है, उनका दवाई दरमद का हाल चाल ले रहा है, उनका सब कुछ कर रहा है। और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा तो ऑनलाइन का ही है। मैं जो भी है, डॉक्टर को बिल देना है या किसी फल वाले को बिल देना है, तो मैं यहाँ से उन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करता था। अब ये तो कोई देख रहा है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं यहाँ से सबको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। पर जो वो हाथ में ले करके जाते हैं वो सबको दिखता है कि यार ये बहुत काम करता है, बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। मगर उसके अंदर क्या था ये कोई नहीं जानता, वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि हमारी और जो मुझसे बड़े वाले भाई हैं हासिम, बहुत ही अच्छी दसियों साल से निपटती चली आ रही है। जो मेरी बीवी है वो उनकी साली है, और जो उनकी बीवी है वो मेरी भाभी हैं। ताकि हम दोनों भाई भाई हैं और दोनों साढ़ू साढ़ू हैं। मगर बात तो यहाँ ये फंसी कि हम तो भरोसे पे मारे गए। भरोसा इतना किया अपने भाई पे, हद से भी ज़्यादा किया, कि जब जिस प्लॉट में पिताजी रह रहे हैं उसमें पिताजी ने हमसे भी बात किया था और बोले थे कि तुम ही 2 भाई हो जो अब आपस में मिलजुल कर रहना, और इन सब से रिश्ता मत रखना। तो मैंने कहा था ठीक है, और बोले ये जो प्लाट है, इस प्लाट को तुम दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेना, ले लेना, तुम्हारे नाम कर देंगे, 1/2 कर देंगे, दोनों लोग ले लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे, चलता रहेगा। मेरे भाई ने भी यही बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे जब चलता रहेगा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली आने के बाद में पिताजी ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं। जो मेरे बड़े वाले भाई हैं हासिम, उन्होंने पिताजी को कई बार ऐसे टॉर्चर किया कि अगर वो प्लॉट देना है तो दे दो, कर देते हैं, वरना उनकी भी नीयत ख़राब हो जाएगी, कहीं उस पे भी ना केस कर दें। तो पिताजी डर के मारे उन्होंने ये कहा ठीक है, वकील बुला लो अपना और कागज़ वगैरह तैयार करो, हम करवा देंगे, मगर 1/2 होना चाहिए, जिसमें अयूब का भी नाम होना चाहिए। तो बोले ठीक है, कर देंगे। अब हमारे नाम हो जाए या अयूब के नाम हो जाए, कोई बात नहीं, हम उसको दे देंगे, बाद में दे देंगे। पिताजी को ये भरोसे पे उसने रखा कि हम अपने पिताजी दे देंगे। तो पिताजी ने भी, उनके भी मन में ये नहीं था कि ये लास्ट में मुकर जाएगा और उसको देगा नहीं, बाद में क्या होगा, जब 1 साल बीत जाएगा तब तो कोई पुलिस प्रशासन भी, कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 3 महीने तक काम होता है। 3 महीने के बाद में सब कुछ रफ़ा दफ़ा हो जाता है। अगर 3 महीने में हमने कोई एक्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। तो मुझे पता नहीं चला, पता क्या, 1 हफ़्ते के बाद जब पता चला कि उस ज़मीन का लिखा पढ़ी हो गई है।
तो वहाँ के जो सदर, जो हमारे वहाँ लखीमपुर खीरी तहसील लगती है, वहाँ के जो रजिस्ट्रार थे, उन्होंने जब वहाँ पिताजी गए तो उन्होंने पूछा कि आप ये संपत्ति हाशिम के नाम दान पात्र कर रहे हो? तो पिताजी ने बोला हाँ। अच्छा, पिताजी को ये पता था, वो पढ़े लिखे नहीं है, गांव के हैं, तो उनको इतना पता नहीं था। उनको ये पता था कि इस पे अयूब का नाम है लिखा हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जब रजिस्ट्रार के पास गए पिताजी और भाई दोनों, जब वहाँ पहुँचे तो रजिस्ट्रार ने पूछा कि क्या तुम अपनी ये संपत्ति दान पात्र में अपने बेटे हाशिम को दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं उनको दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है। फिर पूछा उन्होंने, फिर उन्होंने यही जवाब दिया। अच्छा, पिताजी के मन में ये ख्याल चल रहा था कि उस पे अयूब का नाम तो है ही है, यहाँ पर जो पूछा जा रहा तो एक ही को पूछा जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक का ही बता दिया, दो का नहीं बताया, क्योंकि उनको पता था कागज़ में उनका नाम लिखा हुआ है। क्योंकि वो गांव के हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको इतना पता नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है। तो बार बार जब पूछने लगे तो उन्होंने बता दिया। फिर ये सब सारा मामला हो गया, तहसील से घर आ गए। घर से आने के बाद में वही मैं आपको बता दूं, अभी जो 2 महीने पहले जो बकरा ईद गई है, इस बकरा ईद में मैं दिल्ली से लखीमपुर खीरी गया और अपने भाई के पास रुका। रुकने के बाद में 2-3 दिन मैंने रुका और फिर मैंने अपने भाई से बोला कि जो पिताजी ने जो संपत्ति आपको दी है, तो अब उसमें एक दो कर लो, और जो मेरे नाम वसीयत हो रही है वो वसीयत कर दो। तो भाई ने बहुत सोचा समझा, फिर उन्होंने जवाब दिया कि पिताजी बोलेंगे तब हम आपको देंगे। तो मैंने कहा ये कौन सी बात हो गई? अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं चल रही थी। जब तक आपके नाम नहीं हुआ था तो हम ही 4 लोग बैठ के आपस की फैमिली ने बात किया था कि अगर पिताजी 4 में से किसी एक के भी नाम कर लेते हैं तो तुरंत फाइनल कर लेना, और जो भी होगा वो बाद में हम सब लोग निपट लेंगे। तो जब मैंने अपने भाई से बोला कि जो पिताजी ने ज़मीन आपके नाम किया है और आपने बोला था कि हम तुम्हारा भी हिस्सा दे देंगे, तो अब चलो मेरे नाम कर दो चल के, जो भी वसीयत करनी है। तो जो भाई थे मेरे, हाशिम जिनका नाम है, उन्होंने मेरे से ये बोला कि जब पिताजी बोलेंगे तो हम आपको देंगे। तो मैंने कहा क्यों? पिताजी ने जब ये साइन वगैरह जो किया था और जो भी किया था, तो उन्होंने यही तो बोला था कि इसमें अयूब का भी तो हिस्सा है, जब भी तो ये साइन किया गया था। अगर उनको तुम बता देते कि हम अयूब को हिस्सा नहीं देंगे तो वो कभी नहीं ऐसा करते, मगर तुमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तुमने तो यही बोला कि जो है ठीक है, हम इसमें अयूब का भी हिस्सा है, उसको भी दे देंगे, हम अपने हिसाब से दे देंगे उसको। तो अब क्यों कर रहे हो? अब दो चल के मुझे जो भी देना है हिस्सा। तो फिर बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जब पिताजी बोलेंगे तभी देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पिताजी से बात कर लेते हैं। हम उनका इंतज़ार करते रहे, तो हम एक दिन और रुक गए। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, पिताजी से बातचीत कर लेते हैं। तो अच्छा, अगले दिन जब सुबह हो गई, ये सारी बात रात में हुई थी, फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो सुबह का टाइम अच्छा नहीं लगा कि मैं पिताजी को बुलाऊं, और भाई भी सो रहे हैं, क्या उनसे पूछना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब उठेंगे तो पूछ लेंगे, बुला लेंगे। तो ये जब सोकर उठे, फिर उसके बाद पिताजी सुबह तो आए थे पर ये सो रहे थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने इनको भेज दिया। मैंने कहा चलो वहीं जा कर के बात कर लेंगे जहाँ पिताजी रहते थे, जिस प्लॉट में, वहाँ जा कर के बात कर लेंगे, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। हमारी सोच ये थी। अब इनके मन में क्या चल रहा था, शायद लालच था कि ये नहीं देना चाहते हैं हमें ज़मीन, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर अच्छा, ये सुबह से गायब हो गए। ये थे, इनकी बीवी थी, ये दोनों सुबह चले गए। अब कहाँ गए ये मुझे नहीं पता है, क्या बात हुई थी क्या नहीं। ये चले गए। सुबह से जाने के बाद में ये शाम तक नहीं आए।
शाम, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, ये नहीं आए। पिताजी हमारे आए लमसम 6 बजे तक। 6 बजे के बाद वो जब नमाज़ पढ़ कर आए तो उन्होंने इनके घर आए, हासिम के घर, मस्जिद के पड़ोस में, बिल्कुल जस्ट इनके घर है, इनके पड़ोस में ही मस्जिद है जो नमाज़ पढ़ने जहाँ जाते हैं। तो पिताजी जब नमाज़ पढ़ के आए तो मैं ही वहाँ बैठा हुआ था, ये थे नहीं वहाँ पे। तो पूछा इनको कि ये हासिम कहाँ गए हैं? तो जो हमारी सास थी उन्होंने बताया कि वो तो है नहीं, वो सुबह से गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो फिर वहीं कुर्सी पड़ी हुई थी तो ये बैठ गए। बैठने के बाद में फिर मुझे बुलाया और समझाया, देखो तुम दोनों भाई हो, आपस में लड़ाई मत करना और दोनों लोग मिल बाँट के जो भी आधा आधा हिस्सा ले लेना। पिताजी ने ये बोला। अच्छा बोले, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर वो चले गए। मैंने भी नहीं, मैंने बोला वो नहीं है। अच्छा इनके पास जब भाई के पास फ़ोन किया गया तो बोले मुझे आधा 1 घंटा लग जाएगा, मैं अभी नहीं आऊँगा। तो प्लाट पर मम्मी भी अकेली थी तो इन्होंने क्या काम किया, ये फिर वहाँ चले गए। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ और जब आ जाएंगे तो दोनों लोग आ जाना, वहीं बैठ बैठ के बात कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा पिताजी इधर से जैसे ही निकल के गए, वो प्लाट पे पहुँचे भी नहीं होंगे, उधर से ये मोटरसाइकिल से आ गए। अच्छा जब हम लोगों ने पूछा तो बोले 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। यहाँ पर देखो झूठ बोला इन्होंने। जब तुम्हें अगर 10 मिनट में आना ही था तो तुम बोल सकते थे कि 10 मिनट पिताजी को बैठाल के रखो, मैं आ रहा हूँ अभी। तब तो तुम नहीं आए, ठीक है। और जैसे ही पिताजी चले गए उसके बाद तुम आ गए वहाँ पे। आने के बाद में अब तुमने क्या काम किया, जो तुम पिताजी के लिए वो दूध लेकर आते हो, वो दूध लेकर आए और वहाँ पर चले गए देने के लिए। दूध दे कर के फिर तुरंत आ गए वापस। फिर उसके बाद में तुमने क्या काम किया, पानी की बोतल वगैरह लेकर गए। अच्छा देखो मुझे पता नहीं है कि ये दूध भी दे आए हैं और ये पानी की बोतल लेकर के भी यहाँ से गए हैं। अच्छा भाभी को सब पता था, भाभी को सब कुछ पता था कि ये कब गए हैं और कब गए हैं। दोनों लोगों ने प्लान अच्छा बनाया था इन लोगों ने। और ये जब चले गए ये लोग हैं, वहाँ पे जाने के बाद में भाभी यहीं रुक गई। हम लोग अंदर कमरे में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अभी आएंगे तो हम उनके साथ पिताजी के पास जाएंगे, तब वहाँ बैठ के बात करेंगे, अपने हिस्से क्या है मांग करेंगे, अपने बंटवारे की बात करेंगे। मगर भाई ने क्या चापलूसी की, यहाँ से पहले ही जा कर के वहाँ पे अब पिताजी से क्या बोला क्या नहीं बोला। अब मैं तो वहाँ था नहीं, तो इस वजह से हमने सोचा बहुत देर हो गई यार, ये अभी आए ही नहीं है। तो जब पूछा गया इनसे कि वो कहाँ हैं, हासिम कहाँ हैं, तो बोले वो पिताजी के पास में गए हुए हैं। तो अच्छा जब बोले कि पिताजी के पास गए तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा था मैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ बैठ कर, वो वहाँ पिताजी के पास पहले ही चले गए। तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे भी बुलाना चाहिए था। जब ज़मीन की बात चल रही है कि तो भाई पिताजी जब बोलेंगे तो हम देंगे, तो वो अकेले क्यों चले गए, मुझे लेकर जाना चाहिए था। फिर पीछे से मैं भी पहुँच गया वहाँ पे। अच्छा जब हम वहाँ पे पहुँचे, जैसे हम वहाँ अंदर पहुँच गए तो वैसे जो मेरे बड़े भाई थे हासिम, वो उठकर चल दिए। अब जब वो उठ के चल दिए तो मैंने कहा कि सुनो पिताजी से पूछ लो अब जो है ज़मीन के बारे में। तो बोले हम क्या बात करेंगे, तुम खुद बात कर लो। मैंने कहा क्यों, तुम ही तो बात बोल रहे थे जब पिताजी बोलेंगे तो हम तुम्हें ज़मीन देंगे, तो सामने पूछवा लो। तो जब सामने बात किया तो पिताजी मेरे मुकर गए, बोलने लगे कि जो है वो उसमें कुछ नहीं बन पाएगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोले बस ऐसे ही। तो मैंने कहा कोई बात है तो मुझे बता दो। अच्छा उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले वो उसमें नहीं बन पाएगा, तुम वो जो पुराना वाला मकान है जिस पर केस चल रहा है, जो 3 बड़े भाई हैं वो पुराने वाले मकान पे उन्होंने केस कर दिया। अच्छा केस कर दिया है तो अब पिताजी वो ये सोच रहे हैं कि वो पुराना वाला मकान हम वो अपने नाम करवा लें और जितनी भी लड़ाई होगी जो भी होगा वो हम सब झेलेंगे। और जो हमारे ये भाई हैं, ये जो प्लॉट पड़ा हुआ है जो ले लिया है इन्होंने, ये पूरा हड़प लेंगे। ये साफ़ सुथरा है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और जो पुराना मकान है उस पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है काफ़ी, यानी कि हम बली का बकरा हम बन जाएं। तो पिताजी ने ये बोला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले तुम ही बात बोलते थे कि नहीं 1 नहीं 2 हिस्से हैं इसमें, तुम भी लेना तुम भी लेना, मगर नहीं
अब तो अब मुकर ही गए तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई की चापलूसी काम आ गई, क्योंकि वो दूध के थैले, खाने पीने की चीज़ें, वो सब लेकर जाता था। उसको सब देखते थे, मुझे कोई नहीं देखता था। जो हम यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करते थे, भेजते थे, वो कोई नहीं देखता था। जब भी गाँव जाते थे तो हम उसको वहाँ पर जो भी मुझसे हो सकता था वो हम उनकी मदद करते थे, मगर कुछ नहीं हुआ। और एक मज़े की बात और है, जो प्लाट इन्होंने ले रखा है उसमें जो हमारे मरहूम कासिम हैं, उनका भी उसमें हिस्सा था। एक कोने में उनका हिस्सा दे दिया गया था, ताकि उनका जो टेंट का काम करते थे, वो टेंट का सामान रखते थे उसमें। तो मम्मी ने क्या बोला कि इसमें ये थोड़ी सी जगह दे दी जाए, तो इसका जो सामान वगैरह है टेंट का, वो अपने रख लिया जाएगा, रख लेगा, और ये इतनी जगह इसको दे देते हैं। तो वो उनके नाम हो गए थे। वो सब पूरा गांव हमारा जानता है कि ये इतनी जगह कासिम को दे दी गई है। अब लास्ट में देखना ये है कि अब वो जगह उनको मिलती है, ये देते हैं या नहीं देते हैं, या पूरा जो प्लॉट है वो पूरा हजम कर जाएंगे। अब कहानी दोस्त यही मोड़ पर रुकती है, क्या होगा बाद में। अभी आप देख रहे थे पार्ट 1, पार्ट 2 में भी बताएंगे कि आगे की क्या कार्रवाई है और भाइयों ने क्या कुछ कहा है। इसी के लिए अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अलविदा। मैं सोचता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, ऐसे भाइयों से जो चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे छुरा मारते हैं। सामने से तो बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे वो छुरा मार देते हैं। तो किस पर भरोसा करेगा इंसान। बस यही था, सारी बातें थी वो छुपा ली गई और बताया नहीं गया। ऐसे ही धीरे धीरे 2 4 4 से 5 5 से 6 6 से बाद पूरा साल गुजर गया, पता नहीं चला। फिर उसके बाद में जब अभी ये जो ईद गई है, बकरा ईद, उस समय उस वक्त ये जब गए दिल्ली से, जब वो अपने भाई के पास